Good morning, dear students. एल्किल एंड एरिल हैलाइड पार्ट 3 के इस फ्रेश सेशन में आपका स्वागत है। हम लोग इस सेशन में SN2 रिएक्शन के पर जो डिस्कशन हम कर रहे थे उसको हम कंटिन्यू करेंगे और जो रिमेनिंग पार्ट SN2 रिएक्शन का हमने डिस्कस नहीं किया था या डिस्कस करना रह गया था उसे आज हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले एक क्विक रिकैप देखते हैं कि पार्ट 2 में हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था वो बेसिकली क्या था। पार्ट 1 में पार्ट 2 में इट शुड बी पार्ट 2 पार्ट 2 में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि एल्किल हैलाइड्स क्या होते हैं और उनकी रिएक्टिविटी का रीजन क्या है। और जब हम ये डिस्कस कर रहे थे तो उसमें कंक्लूजन ये निकल के आया था कि एल्किल हैलाइड्स में जो हैलोजन और कार्बन एटम है इनके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही इनकी रिएक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि यहाँ पर हैलोजन पार्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है और कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसलिए इनकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है कंपैरेटिवली नॉर्मल जो हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास होते हैं। दूसरा हमने देखा था कि भाई किस प्रकार से जो एल्किल हैलाइड्स होते हैं ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं और साथ ही ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने टाइप की होती है ये भी हमने देखा था। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जब हम डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने ये देखा कि न्यूक्लियोफाइल कैसे इस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन पर अप्रोच करता है टुवर्ड्स द अपोजिट साइड ऑफ दिस CX बॉन्ड। एज ए रिजल्ट जो प्रोडक्ट हमको मिलता है वहां पर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है, जहां पर कि हैलाइड पार्ट जो है वो छोड़ के जाता है। टाइप्स में हम अगर डिस्कस करें तो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एलिफेटिक कंपाउंड्स में होते हैं वो बेसिकली दो तरह के रिएक्शन होती है, जिसको कि एक को हमने SN2 मैकेनिज्म कहा था और दूसरी को हमने SN1 मैकेनिज्म कहा। SN2 में हमने देखा था कि कैसे जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जैसा कि ये एग्जांपल आपको दिख रहा है, ये SN2 का एग्जांपल है। इस SN2 रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो इस एल्किल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन पर एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। साथ ही जो रेट होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन इस एल्किल हैलाइड के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर की है, सिमिलरली इस न्यूक्लियोफाइल के रिस्पेक्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर की थी। तो ओवरऑल जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आया था वो 2 इसका ऑर्डर आया था, इसलिए इसको हमने सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सेकेंड ऑर्डर यानी बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा। कमिंग जो सेशन होगा उसमें हम SN1 को डिस्कस करेंगे, सेपरेट सेक्शन इसके लिए रहेगा। इसके साथ ही हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था कि कैसे जो एल्किल हैलाइड जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, बेसिकली हम SN2 की बात कर रहे हैं, तो ये SN2 रिएक्शन जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इस SN2 रिएक्शन पर एल्किल हैलाइड का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसे इसके रेट को इफेक्ट करेगा ये भी डिस्कस किया था। आइए कुछ एग्जाम्पल से इसको देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिख रहा है, ये जो एल्किल हैलाइड है, ये एल्किल हैलाइड बेसिकली इसे हम 0 डिग्री एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। ये 0 डिग्री एल्किल हैलाइड जब इस OH न्यूक्लियोफाइल, जो कि एक पावरफुल न्यूक्लियोफाइल होता है, हमने पिछले सेशन में टेबल में देखा था, इससे रिएक्शन करता है और इस लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड से अप्रोच करता है, तो सब्सिक्वेंट स्टेप में ये जो लिविंग ग्रुप है ये छोड़ के जाएगा, तो हमें ये प्रोडक्ट यहाँ पर मिलता है। सिमिलरली जब हम इस एल्किल हैलाइड के स्ट्रक्चर को जब हम चेंज करेंगे, इस तरह से हमने किया क्या कि इस 0 डिग्री एल्किल हैलाइड के एक हाइड्रोजन को हमने एक मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस किया और इसको हमने 1 डिग्री या इसको आप प्राइमरी एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। जब प्राइमरी एल्किल हैलाइड लिया तो जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन सेंटर पर लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड से अप्रोच करना होता है, इसलिए ये स्पेस जितना फ्री अवेलेबल होगा इस न्यूक्लियोफाइल को, उतना ही आसानी से ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन सेंटर पर अप्रोच कर सकता है।
लेकिन जैसे ही हम इसके इस एल्किल हैलाइड में हमने इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके CH3 से रिप्लेस किया, तो हमने किया क्या कि इसके चारों ओर जो क्राउडिंग है उसको बढ़ाया, मीन्स कि इसकी अप्रोच जो कार्बन सेंटर पर है उसको हमने स्लो कर दिया। उसका रिजल्ट क्या मिला कि जो 0 डिग्री एल्किल हैलाइड के केस में रिएक्शन बहुत फास्ट थी, प्राइमरी पर आते आते वो रिएक्शन कंपैरेटिवली इसके कंपैरिजन में अब स्लो होगी, उतना फास्ट रेट इसका नहीं रहा। ऑल्दो ये रिएक्शन भी फास्ट होगी, पर इसके कंपैरिजन में वो स्लो रिएक्शन की होगी। तो सबस्ट्रेट ने क्या किया, सबस्ट्रेट ने इस न्यूक्लियोफाइल को कार्बन सेंटर पर आने से स्लाइटली उसको रोका, उसको अपोज किया, जिस कारण से ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये स्लो हो गई। सिमिलरली जब हमने इस हाइड्रोजन को भी एक मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस किया, तो अब ये जो एल्किल हैलाइड बना, इसे हम 2 डिग्री एल्किल हैलाइड कहेंगे। अब आपने इस प्रोसेस में क्या किया कि इस एरिया, इस रीजन को जहां से कि इस न्यूक्लियोफाइल को आना है इधर, उसको और स्टेरिकली हिंडर्ड कर दिया, मीन्स कि इसकी अप्रोच को और आपने और इसको अपोज करना स्टार्ट कर दिया, और ये आसानी से इस कार्बन पर नहीं पहुंच पाएगा। रिजल्ट क्या होगा कि हमने देखा था कि जो रिएक्शन थी और स्लो हो गई थी। सिमिलरली अगर हम इसको देखें, जब हमने तीनों हाइड्रोजन को मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया और टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड को यहाँ पर हमने प्रोड्यूस किया, तो इस केस में ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है न्यूक्लियोफाइल, ये इस कार्बन पर अप्रोच करने के या जो रेट होगा वो बहुत स्लो होगा, मीन्स या इसके अप्रोच की जो पॉसिबिलिटी होगी वो ऑलमोस्ट नहीं के बराबर होगी। और ये जो टर्सरी जो एल्किल हैलाइड्स होते हैं, ये SN2 रिएक्शन को नहीं देते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर रेट की बात करते हैं तो प्राइमरी का रेट सबसे 0 डिग्री का सबसे ज़्यादा, प्राइमरी का उससे कम, और सेकेंडरी का उससे कम, और टर्शियरी सबसे कम रेट को होगा। ये हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था। सिमिलरली अगर हम न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करते हैं कि कैसे हम अगर न्यूक्लियोफाइल, कोई न्यूक्लियोफाइल है, इसके नेचर को चेंज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या फर्क पड़ेगा, आइए उसको थोड़ा सा जल्दी से इसका रिकैप कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 4 रिएक्शन आपको दिखाई हुई हैं। इन चारों रिएक्शनों में कॉमन चीज क्या है कि जो एल्किल हैलाइड आप देख रहे हैं, ये एल्किल हैलाइड सब कॉमन है। सिमिलरली हमने चेंज क्या किया, हमने न्यूक्लियोफाइल को चेंज किया। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल हमने लिया मिथेनॉल। आपको पता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि न्यूक्लियोफाइल कौन हो सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल वो हो सकते हैं जिनके पास या तो नेगेटिव चार्ज हो या जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। जब मिथेनॉल की रिएक्शन हमने मिथाइल ब्रोमाइड के साथ कराई, तो जो रेट हमको मिला था उसको अगर हमने 1 माना, जो भी इसकी वैल्यू आई थी उसको हमने 1 मान लिया। इसके अगेंस्ट जब हमने CH3O नेगेटिव, अब CH3O नेगेटिव कब मिलेगा, जब हम CH3OH की रिएक्शन किसी बेस के साथ कराएंगे, तो हमें यहाँ पर मिलेगा CH3ONA प्लस H2O, और ये CH3O नेगेटिव ONA में ये जो O नेगेटिव है और Na पॉजिटिव है, ये CH3O नेगेटिव यहीं से आएगा। इसको हम एल्कोक्साइड आयन कहते हैं, और एल्कोक्साइड आयन बहुत पावरफुल बेस भी होते हैं, और जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जो पावरफुल बेस होंगे वो अच्छे न्यूक्लियोफाइल भी होंगे, इसलिए ये आसानी से अप्रोच करेगा और रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करेगा, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम बढ़ गया, ऑलमोस्ट 10⁻⁶ टाइम्स वो ज़्यादा हो गया इन कंपेयर टू मिथेनॉल। सिमिलरली जब हमने वाटर लिया, वाटर भी इसके पास भी लोन पेयर है, तो लोन पेयर से ये अपना न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अप्रोच कर सकता है, पर जो रेट था वो 100 के ऑर्डर का था। लेकिन जैसे ही हमने हाइड्रोक्साइड आयन लिया, अब हाइड्रोक्साइड आयन कैसे आएगा, H2O, इट कैन गिव H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो ये जो OH आयन है, ये OH आयन जब अप्रोच करेगा तो आप रेट देख सकते हैं कि कैसे रेट इसका इनहेंस हुआ। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या आया कि जैसे आपने न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ा दिया, न्यूक्लियोफिलिक पावर को बढ़ा दिया, यानी कि नेगेटिवली चार्ज जो स्पीसीज होते हैं वो बेसिक भी नेचर के भी ज़्यादा होते हैं, साथ ही साथ वो पावरफुल न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं इन कंपेयर टू न्यूट्रल मॉलिक्यूल के। इससे पहले सेशन में हमने एक टेबल को डिस्कस किया था। उस टेबल में आपने देखा था कि कैसे हमने कैटेगराइज किया हुआ है अलग अलग न्यूक्लियोफाइल को उनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी के क्रम में। आप वहां से भी इस आइडिया को जनरेट कर सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था कि कैसे
लिविंग ग्रुप जो होता है वो लिविंग ग्रुप किस प्रकार से रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। हमने यहाँ पर एक रिएक्शन को कंसिडर किया हुआ है, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है। एल्किल हैलाइड, डिफरेंट एल्किल हैलाइड्स हमने लिए, न्यूक्लियोफाइल हमने कॉमन लिया हुआ है। सबसे पहले हमने जो एल्किल हैलाइड लिया उसमें हमने मिथाइल आयोडाइड लिया। यहाँ पर जो लिविंग ग्रुप है वो आयोडाइड लिविंग ग्रुप है। सिंस आयोडीन या आयोडाइड जो आयन है वो उसका साइज बहुत बड़ा होता है, जिसकी की पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होती है, और जो ज़्यादा पोलराइजेबल नेगेटिव आयन्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा स्टेबल कर सकते हैं, और वो बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। इसलिए जैसे ही OH अप्रोच करेगा ये आई नेगेटिव छोड़ के जाएगा। इसका मतलब ये जो रिएक्शन होगी बहुत फास्ट रिएक्शन होगी। सिमिलरली जैसे हमने आई को रिप्लेस किया Br से, Br का साइज जब आई के कंपेरिजन में छोटा हो गया, मीन्स इसकी पोलराइजेबिलिटी कम हो गई, और पोलराइजेबिलिटी कम होने से क्या होगा कि इसकी लिविंग टेंडेंसी कंपैरेटिवली स्लो हो गई। तो जब ये छोड़ के जाएगा तो इसका रेट उतना फास्ट नहीं होगा जितना कि जब हमने मिथाइल आयोडाइड की रिएक्शन कराई थी। सिमिलरली हम इसके भी डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे जब मिथाइल क्लोराइड हम लेंगे तो मिथाइल क्लोराइड का जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा वो कंपैरेटिवली मिथाइल आयोडाइड और मिथाइल ब्रोमाइड से स्लो होगा। अब जैसे कि ये फ्लोराइड का एल्काइल फ्लोराइड आपको दिख रहा है, इस एल्काइल फ्लोराइड में, सॉरी यहाँ पर ये सब H होने चाहिए थे, इट इज अ टाइपोग्राफिकल एरर है। सब एल्किल हैलाइड कॉमन रहेगा क्योंकि आप एक टाइम पर दो से एक से अधिक वेरिएबल्स को आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये सारे के सारे हाइड्रोजन्स रहेंगे यहाँ पर। अब हमारा जो एल्किल हैलाइड है वो कॉमन हो गया, ये भी मिथाइल आयोडाइड हो गया, मिथाइल ब्रोमाइड हो गया, मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल फ्लोराइड। इस मिथाइल फ्लोराइड के केस में जैसे ही अब हम इसको देखते हैं तो ये CF बॉन्ड बहुत, क्योंकि फ्लोराइड का साइज बहुत छोटा होता है, CF बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है, इसकी पोलराइजेबिलिटी भी कम होती है, इसलिए आसानी से पोलराइज नहीं हो सकता है और ये आसानी से छोड़ के नहीं जाएगा। इसलिए ये रिएक्शन या फ्लोराइड का जो सब्स्टिट्यूशन है अंडर नॉर्मल कंडीशन पॉसिबल नहीं होता है। अब देखते हैं सॉल्वेंट का इफेक्ट। सॉल्वेंट बेसिकली जो हमारे पास सॉल्वेंट्स होते हैं वो सॉल्वेंट को हम दो तरीके से कैटेगरी कर सकते हैं। एक तो आपने सुना होगा, सबसे पहला कैटेगरी होता है पोलर सॉल्वेंट, और दूसरा कैटेगरी होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट को भी फर्दर हम दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। पहले पोलर सॉल्वेंट समझते हैं क्या होते हैं। पोलर सॉल्वेंट वो होते हैं जिनका कि अपना डायपोल मोमेंट होता है, यानी कि म्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। सिमिलरली नॉन पोलर सॉल्वेंट वो होंगे जिनका कि डायपोल मोमेंट 0 होता है, यानी कि इनमें भी कोई भी पोलरिटी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। पोलर सॉल्वेंट को फर्दर दो तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है, जिसमें कि एक कैटेगरी होती है पोलर प्रोटिक। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन होते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वो होते हैं जो कि पोलर होने के साथ साथ आयनाइजेशन में आपको H पॉजिटिव दे सकते हैं, जैसे कि H2O। H2O अगर आयनाइज होता है तो आपको H पॉजिटिव और OH नेगेटिव देता है। इसने आपको H पॉजिटिव दिया, इसलिए ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का, वाटर पोलर भी होता है, मैक्सिमम पोलरिटी है इसका, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 के करस्पॉन्ड होता है, इसलिए हाईली पोलर है और प्रोटिक भी है। सिमिलरली एल्कोहल हो जाएंगे जैसे कि मिथेनॉल है या फिर आइसोप्रोपेनॉल हो गया, ये भी पोलर सॉल्वेंट है, प्रोटिक भी है, पोलर भी है। एसिटिक एसिड हो गया, एटसेट्रा, सारे मिनरल एसिड्स हो गए। दूसरी कैटेगरी जो हमारे पास होती है वो जो सॉल्वेंट्स की होती है उसे हम कहते हैं पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। अब पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट कौन होंगे? जैसे कि पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट ऐसे सॉल्वेंट जो आयनाइज होने पर प्रोटॉन जिनके पास नहीं होता है, प्रोटॉन जो नहीं देते हैं, जैसे कि DMF डाइमिथिल फॉर्मामाइड, एन डाइमिथिल फॉर्मामाइड ये हो गया, यहाँ पर दो मिथाइल ग्रुप जुड़े रहेंगे। तो ये जो NN डाइमिथिल फॉर्मामाइड है ये पोलर सॉल्वेंट तो है लेकिन इसके पास प्रोटॉन नहीं है। सिमिलरली सिंपलेस्ट एग्जांपल आप ये ले सकते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का, जिसे कि आप एसीटोन के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से DMSO होता है, डाइमिथिल सल्फोक्साइड, डाइमिथिल सल्फोक्साइड हो गया। सिमिलरली अदर सॉल्वेंट्स भी आप देख सकते हैं
तो ये हम ऐसे सॉल्वेंट का कैटेगराइजेशन करते हैं। अब सिंस जो हमारी रिएक्शन होनी है, जो कि हम रिएक्शन देख रहे हैं, ये रिएक्शन है जब आप किसी Rx को किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये हमें RNU प्लस X नेगेटिव दे रहा है। इस रिएक्शन में जैसा कि आपको ये दिख रहा है, ये जो Rx है ये एक पोलर स्पीसीज है और न्यूक्लियोफाइल भी आयनिक है, यानी कि आयनिक हो सकता है या पोलर हो सकता है। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो आयनिक होगा और अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ये क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। इट मीन्स हमारे पास जो दोनों रिएक्टेंट हैं, न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज एल्किल हैलाइड, दोनों पोलर नेचर के हैं। जैसा कि हम सॉल्यूशन या जो सॉल्वेशन की थ्योरी होती है उसके आधार पर हमको पता है कि सॉल्वेशन में हम ये जानते हैं कि जो जिस तरह का कंपाउंड है, अगर पोलर कंपाउंड है तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा, नॉन पोलर कंपाउंड है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा। इसी प्रकार जैसा कि हमको यहाँ पर दिख रहा है कि जो एल्किल हैलाइड है या जो न्यूक्लियोफाइल है, ये दोनों पोलर स्पीसीज हैं, तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं हो सकते हैं। अतः इनको डिजोल्व करने के लिए हमको क्या चाहिए, पोलर मीडियम चाहिए। इसका मीनिंग क्या हुआ कि रिएक्शन होने के लिए अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या SN2 रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो SN2 रिएक्शन है, ये SN2 रिएक्शन पोलर मीडियम में अच्छी जाएगी, क्योंकि पोलर मीडियम में ये आसानी से आपको होमोजेनियस सिस्टम प्रोवाइड करेंगे। साथ ही नॉन पोलर मीडियम में ये रिएक्शन उतना अच्छा नहीं जाएगा, नॉन पोलर मीडियम में रिएक्शन नहीं हो सकती है। अब आइए देखते हैं थोड़ा सा क्लास ऑफ सॉल्वेंट हम डिस्कस कर चुके हैं। पोलर प्रोटिक के बारे में डिस्कशन कर लिया हमने कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, ये किस तरह से पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स को हम डिफाइन करते हैं। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स स्लो डाउन द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, ये अभी आगे हम देखते हैं इसमें। नेक्स्ट इसका जो कैटेगराइजेशन था वो कि पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, जैसा कि हमने देखा पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं, जो प्रोटॉन नहीं देते हैं लेकिन पोलर होंगे, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होंगे, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है एसीटोन लिखा हुआ है, इस तरह से DMF लिखा होगा, आदि अधिक अनेक सॉल्वेंट्स हैं। तो तीसरी कैटेगरी है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की। अब आइए देखते हैं कि पोलर सॉल्वेंट कैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के जो रेट है SN2 रिएक्शन के लिए उसको बढ़ाते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट उसको रेट को घटाते हैं। जैसा कि रिएक्शन में हमको दिख रहा है, हमें क्या चाहिए कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए हमें जो न्यूक्लियोफाइल है उसको उसकी पावर या उसको बहुत पावरफुल होना चाहिए। पावरफुल होने के साथ साथ उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि हमने देखा था कि जो रेट था, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ SN2 was dependent on Rx alkyl halide as well as nucleophile. It means कि अगर न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। सिमिलरली अगर न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी घटेगा। अब ये देखते हैं कि कैसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सिस्टम में इस न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन को घटा देता है इनडायरेक्टली। अब जब न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो ये जो रिलेशन आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन दिखा हुआ है, इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में अगर ये डिक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज होगा। इसको समझते हैं। जैसा कि इस सॉल्यूशन के फिगर में आपको दिख रहा है, ये X जो हमने लिया हुआ है, ये X ये कोई न्यूक्लियोफाइल है। हमने एक जेनेरिक न्यूक्लियोफाइल ले लिया। X मतलब हैलोजन ना समझें, यहाँ पर X मतलब कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। जब ये न्यूक्लियोफाइल को हम प्रोटिक मीडियम में डालते हैं, सिंस न्यूक्लियोफाइल के पास नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटिक सॉल्वेंट जो होगा, जैसा कि यहाँ दिख रहा है, माना कोई अल्कोहल है ROH, इस अल्कोहल का जो H होगा वो डेल्टा पॉजिटिव का होगा, तो इस नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में इंटरेक्शन डेवलप हो जाएगा। सिमिलरली दूसरा मॉलिक्यूल अल्कोहल का, उसका H और इस नेगेटिव के बीच में इंटरेक्शन होगा, या ये कह सकते हैं कि इस X को, इस न्यूक्लियोफाइल को अल्कोहल के मॉलिक्यूल चारों ओर से ट्रैप कर देंगे, यानी कि इसको घेर लेंगे। यही सॉल्वेशन भी है। सॉल्वेशन का मतलब ही ये है कि कैसे जो अपोजिट आयंस होते हैं, उन अपोजिट आयंस को सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल पूरी तरह से क्लस्टर फॉर्मेशन के थ्रू अपने साथ उसको बाइंड कर लेता है।
इसका रिजल्ट क्या होगा कि जो न्यूक्लियोफाइल हमें इस रेट रो एक्सप्रेशन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए चाहिए था, वो न्यूक्लियोफाइल अब फ्री अवेलेबल न होके वो इस तरह के क्लस्टर फॉर्मेशन में है। इट मीन्स सिस्टम में न्यूक्लियोफाइल की जो अवेलेबिलिटी है वो अब रिड्यूस हो गई। यह कहें कि इनडायरेक्टली इस न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन सिस्टम में रिड्यूस हो गया। जब न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस होगा तो ऑटोमेटिकली जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये भी रिड्यूस हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होंगे वो सॉल्वेंट SN2 रिएक्शन के रेट को घटाएंगे। सिंस जैसा हमने डिस्कस किया था कि SN2 रिएक्शन जो होती है वो पोलर सॉल्वेंट में अच्छी जाती है, और पोलर सॉल्वेंट दो तरह के होते हैं, पोलर प्रोटिक और पोलर अप्रोटिक। लेकिन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN2 रिएक्शन के रेट को घटाएंगे। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होंगे वो रेट ऑफ रिएक्शन को SN2 के रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएंगे, बिकॉज ये जो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं ये न्यूक्लियोफाइल को सॉल्वेट नहीं करते हैं या न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन इनडायरेक्टली सिस्टम में रिड्यूस नहीं करते हैं। अब जो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट जैसा मैंने बताया था कि डाइमेथिल सल्फोक्साइड है, DMF है, HMPA है, NN डाइमेथिल एस्टामाइड है, एसीटोनाइट्राइल है या एसीटोन है, ये सब आप देख रहे हैं सबके सब पोलर हैं। इसमें जैसे कि एसीटोन में इसका जो पोलरिटी का जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होगा इस तरह से होगा, सिमिलरली इस मॉलिक्यूल में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर भी ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो यहाँ क्यों रहेगा, एटसेट्रा। इवन इस मॉलिक्यूल में भी आप ये देख सकते हैं। ये सब पोलर मॉलिक्यूल हैं, लेकिन प्रोटॉन इनके पास नहीं है। अभी पोलर अगर प्रोटॉन अवेलेबल नहीं होगा और प्रोटॉन नहीं है पर नेगेटिव एंड इनके पास है, आप देख रहे हैं कि ये O नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सिमिलरली यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन जो न्यूक्लियोफाइल का काउंटर आयन होगा, जैसा कि न्यूक्लियोफाइल हमने लिया, मान लेते हैं कि हम CN ले रहे हैं, CN नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं, तो ये CN नेगेटिव कभी भी आपको फ्री एक स्टेट में नहीं मिलेगा। इसके साथ कोई न कोई पॉजिटिव होना होगा, या तो Na पॉजिटिव होगा या H पॉजिटिव होगा। अब जो भी इसका काउंटर आयन होगा, इसे हम काउंटर आयन कहते हैं। जो भी काउंटर आयन इसका होगा इस CN का जो कि न्यूक्लियोफाइल है, ये काउंटर आयन जब तक फ्री स्टेट में सिस्टम में प्रेजेंट रहेगा, ये हमेशा इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए रेडी रहेगा। यदि हम किसी तरह से इसकी प्रेजेंस को या इसको सिस्टम से हटा दें तो उस केस में हमारे पास फ्री CN आयन या फ्री न्यूक्लियोफाइल जो नेगेटिव आयन है वो अवेलेबल रहेगा। तो जो अप्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं वो यही काम करते हैं कि अप्रोटिक सॉल्वेंट का जो नेगेटिव एंड है वो न्यूक्लियोफाइल के काउंटर आयन से इंटरेक्ट करके इस तरह से, जैसे प्रोटिक सॉल्वेंट ने न्यूक्लियोफाइल को ट्रैप किया था, अप्रोटिक सॉल्वेंट इस काउंटर आयन को ट्रैप करके रखेंगे। अल्टीमेटली क्या होगा कि सिस्टम में CN नेगेटिव का यानी नेगेटिव जो आयन है, जैसा कि यहाँ पर एसिटेट आयन दिख रहा है, इस एसिटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। मीन्स कि ये रिएक्शन करने के लिए ज्यादा अवेलेबल मिलेगा, तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को इंक्रीज करेगा। सॉल्वेंट का इफेक्ट देखते हैं। जैसा कि डिस्कस कर लिया कि जो भी नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होंगे, जैसा कि बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, हेक्सेन है, ये रेट ऑफ SN2 रिएक्शन के लिए सुटेबल सॉल्वेंट नहीं है, बिकॉज ये एल्किल हैलाइड को आसानी से डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे और ना ही ये जो न्यूक्लियोफाइल है उसको स्टेबलाइज कर पाते हैं। इसलिए ये सॉल्वेंट SN2 रिएक्शन के लिए सुटेबल सॉल्वेंट नहीं है। अब स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करते हैं। इस स्टीरियोकेमिस्ट्री में जैसा कि इससे पहले रिएक्शन में हमने देखा था, सिमिलर काइंड की रिएक्शन थी कि न्यूक्लियोफाइल किसी एल्किल हैलाइड पर, जैसा कि सेकेंडरी कोई भी एल्किल हैलाइड है, इसको हम R1 इक्वल टू H मान लेते हैं, R2 इक्वल टू भी H मान लेते हैं और R3 इक्वल टू मान लेते हैं कोई CH3 है। तो जब इस प्राइमरी एल्किल हैलाइड हो जाएगा तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड में न्यूक्लियोफाइल, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जो ये CCl बॉन्ड है, इस बॉन्ड के अपोजिट साइड से अप्रोच करता है। मीन्स ये जो एंड रहेगा, जब यहाँ से अप्रोच करेगा तो इसको छोड़ के जाना, मीन्स जो प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट में आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल की जो पोजीशन है वो जो लिविंग ग्रुप था Cl, इसकी पोजीशन के अपोजिट है। Cl इस कहीं डायरेक्शन पर था और न्यूक्लियोफाइल यहाँ है। तो आप कॉन्फ़िगरेशन जो हम देख सकते हैं यहाँ पर, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है कि स्पेस में, जैसा कि ये कार्बन है, अगर ये कार्बन हमारे पास कार्बन के तीनों चारों वैलेंसी अलग अलग हो जाए तो वो कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन होता है। यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन के लिए हम कहते हैं
कि 4 डिफरेंट वैलेंसीज अगर हो जाती है कार्बन की तो वो कायरल कार्बन होता है, और कायरल कार्बन होता है तो उसे हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन। अब ये ऑप्टिकली एक्टिविटी के लिए, जब हम ऑप्टिकल एक्टिविटी में आपने आर और एस नोमेनक्लेचर पढ़ा होगा, वो कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब स्पेस में कार्बन के चारों ओर जो एटम जुड़े हुए हैं उनका स्पेस में क्या पोजीशन है, इसको हम कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो जैसा कि यहाँ दिख रहा है आपको, न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप के अपोजिट प्लेन से आ रहा है, तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट में ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाएगी। ग्रुप की पोजीशन चेंज होने का रीजन क्या है कि न्यूक्लियोफाइल बड़ा साइज का होता है, तो ये जैसे जैसे आएगा बाकी ग्रुप अपना प्लेन चेंज करेंगे और इस तरह से एक इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन को, इन्वर्टेड का मतलब होता है कि उल्टा, रिवर्स इन्वर्जन इसमें पर कॉन्फ़िगरेशन का हो जाएगा। अब आइए देखते हैं कि किस तरह से होता है। जैसा कि हमने कहा था न्यूक्लियोफाइल अपोजिट साइड से अटैक करता है। अब ये अपोजिट साइड से अटैक करता है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को स्टे करने के लिए ऑर्बिटल चाहिए। अगर कार्बन के बॉन्डिंग ऑर्बिटल देखते हो तो कार्बन के यहाँ पर 4 बॉन्ड है, तो कार्बन का कोई भी बॉन्डिंग ऑर्बिटल वेकेंट नहीं है, इसलिए जो न्यूक्लियोफाइल है ये कार्बन के जो वेकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। सिमिलरली अब जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के पश्चात जो कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक पेंटावेलेंट, ये आपको दिख रहा है, इसे हमने ट्रांजिशन स्टेट कहा था। ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ये पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट है। पेंटावेलेंट का मतलब यह है कि कार्बन जो यहाँ सेंटर पर है, इस कार्बन की 5 वैलेंसी हो गई हैं, R1, R2, R3 न्यूक्लियोफाइल और ये लिविंग ग्रुप, तो 5 वैलेंसी जुड़ा रहता है, इसे इसलिए हम कहते हैं इसको पेंटावेलेंट स्टेट। सिमिलरली स्टार्टिंग में हमने कहा था कि ट्रांजिशन स्टेट जो SN2 रिएक्शन है, उस SN2 रिएक्शन में रेट ऑफ फॉर्मेशन जो आप देख रहे हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस बॉन्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ दिस बॉन्ड। ये जो होता है तो इसका मतलब ये एक साइमल्टेनियस प्रोसेस है, और इसके बाद जैसे ही बैक साइड से आएगा तो सारे के सारे ग्रुप जो है वो अपना प्लेन चेंज करेंगे और आपको इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। ट्रांजिशन स्टेट के बारे में देखते हैं। ट्रांजिशन स्टेट, जैसा कि केमिकल काइनेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, किसी भी रिएक्शन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है। वो एनर्जी बैरियर जिसको कि आप यहाँ पर एनर्जी बैरियर मतलब कि मिनिमम एनर्जी को पास है, जिसे आपने थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहा था, इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को पार करना पड़ता है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी पर क्या होता है कि जो भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं या रिएक्टेंट्स हैं यहाँ पर ये हाई एनर्जी स्टेट पर जाके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, यहाँ पर कॉम्प्लेक्सेशन करते हैं। उस कॉम्प्लेक्स को हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जिस पॉइंट पर बनता है, ये पॉइंट ये एक्टिवेशन एनर्जी पॉइंट है, यानी कि ये जो एनर्जी आपको दिख रही है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो एनर्जी है, इसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। और यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं। ट्रांजिशन का मतलब होता है कि परिवर्तन जहाँ से स्टार्ट होता है, वो स्टेट जहाँ से चेंजेस स्टार्ट होते हैं वो। इस ट्रांजिशन स्टेट के बाद जो आपको ट्रांजिशन स्टेट दिख रही है, इसके बाद प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होता है और आपको C और D मिलता है। अब SN2 रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट किस तरह से होती है वो देखते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, SN2 रिएक्शन में हमने एक एग्जांपल लिया था, ये एग्जांपल, इस एग्जांपल में जो न्यूक्लियोफाइल अल्किल की रिएक्शन कराई थी, तो यहाँ पर पेंटावेलेंट एक ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी। इस पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट का जो पॉइंट रहेगा वो पॉइंट समवेयर यहाँ पर रहेगा। इसके बाद धीरे धीरे जो लिविंग ग्रुप और कार्बन का बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड टूटना स्टार्ट होता है और ये बॉन्ड फॉर्म होना स्टार्ट होता है और ये बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट होता है। तो अल्टीमेटली आपको ये जो प्रोडक्ट है ये मिलता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कैसे ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू प्रोडक्ट फॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिल रही है। अब एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। इस एग्जाम्पल में जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है कि ये जो CN आयन है न्यूक्लियोफाइल, ये इस एल्किल हैलाइड पर रिएक्शन कर रहा है और करस्पॉन्डिंग मिथाइल साइनाइड बना रहा है। अब जो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हम देख रहे थे, कैसे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है और किस तरह से जो रिएक्टेंट हैं, जो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं
और कैसे इन्वर्जन होता है, न्यूक्लियोफाइल, ये जो न्यूक्लियोफाइल ये कैसे अप्रोच करता है इस कार्बन पर, कैसे लिविंग ग्रुप छोड़ के जा रहा है, इसको एनिमेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं किस तरह से मैंने कोशिश किया कि आपको इंटरनेट के थ्रू सीधे इसको एक थोड़ा सा दिखाया जाए किस तरह से इन्वर्जन होता है और कैसे जो ग्रुप है, इनकमिंग ग्रुप किस तरह से लिविंग ग्रुप को छोड़ के जाने के लिए मजबूर करता है। आप देखिए CH3CN में ये जो ब्लू कलर्ड CN है, ये CN अप्रोच कर रहा है। जैसे CN अप्रोच कर रहा है वैसे वैसे Br का बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है और साथ ही साथ ये हाइड्रोजन अपना प्लेन चेंज कर रहे हैं और जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है उस प्रोडक्ट में जब CN इस ओर से जुड़ रहा है तो ग्रुप का जो और बाकी ग्रुप की जो ओरिएंटेशन है वो दूसरे प्लेन पर चली जाती है। इस प्रकार से ये इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से देखते हैं कि CN न्यूक्लियोफाइल है, मिथाइल ब्रोमाइड पर अप्रोच कर रहा है। मिथाइल ब्रोमाइड के व्हाइट कलर जो बॉल दिख रही है ये हाइड्रोजन है, रेड कलर ब्रोमीन है और ब्लैक कलर कार्बन है। तो जैसे जैसे CN अप्रोच करता है कार्बन के थ्रू वैसे वैसे ये बॉन्ड आप देख रहे हैं कि इसकी लेंथ बढ़नी स्टार्ट हो गई है और एक टाइम ऐसा आता है कि ये छोड़ के जा रहा है। उसके साथ ही साथ जैसे ही CN इधर आता है, इसकी तरफ आता है, तो इलेक्ट्रॉनिक रीजन इन हाइड्रोजन को रिपेल करता है और उस रिपेल करने के साथ साथ जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो अपने प्लेन पर चेंज हो जाती है, यानी कि इन्वर्जन हो जाता है। इसे कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब ये इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले वॉल्डन ने इसको इन्वेंट किया था, इसलिए इसे हम वॉल्डन इन्वर्जन के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार आज हमने जो डिस्कस किया कि कैसे सॉल्वेंट का इफेक्ट रहता है SN2 रिएक्शन पर, किस प्रकार से पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है या पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है वो किस प्रकार से इफेक्ट डालते हैं। हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री देखी और साथ ही साथ ये समझने की कोशिश किया कि किस प्रकार से इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन SN2 रिएक्शन में परफॉर्म होता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम SN1 रिएक्शन को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि SN1 रिएक्शन में किस तरह से जो फैक्टर्स हैं वो उसके रेट को अफेक्ट करते हैं।